इंटरफेस में पापा ने अपने पैसों को डबल किया। तो अब पापा के पास कितने रुपए आ गए? पापा के पास आ गए हैं 2 रुपए। माइटोसिस और मियोसिस समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेल इंटरफेस को एग्जिट कर देती है। अब मैंने आपसे कहा कि इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म दिख रही थी, लेकिन मेरे को बुद्धि आई कि मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं उस दुकान से वापस से स्कूल की तरफ चल दिया। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने सेल साइकिल सेल डिवीजन का समरी लेक्चर लेकर आया हूं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत बेसिक से उठाया है और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, और लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं लेक्चर को बेटर से बेटर बनाने के लिए, और लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको सेल साइकिल का मतलब बताऊं, सेल डिवीजन का मतलब बताऊं, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। बच्चों, मैंने आपको एक जीन्स दिखाई है। ये जीन्स बिल्कुल लंबी है, यहां जीन्स थोड़ी सी फोल्ड है और यहां जीन्स काफी सारी फोल्ड है। ठीक, अब आप बात को समझिए। मान लीजिए आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके अंदर जीन्स को रखेंगे। तो मम्मी कह रही है कि बेटा जीन्स को प्रॉपरली अच्छी तरीके से फोल्ड कर, ताकि जीन्स बैग में स्पेस कम घेरे, ताकि तू बाकी कपड़े भी उस बैग के अंदर रख सके। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए को थोड़ा छोटा करके बैठाना है, तो वो डीएनए छोटा करके कब बैठेगा? जब वो डीएनए थोड़ा सा फोल्ड होगा। जब आप उस डीएनए की पैकेजिंग करेंगे, जैसे आपने जीन्स को फोल्ड किया, जीन्स की पैकेजिंग की, तो अगर आप डीएनए को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग करते हैं, तो आप उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अगर आप डीएनए को और ज्यादा फोल्ड कर देते हैं, अच्छे से उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, तो आपकी बनती है क्रोमोसोम। अब आप देखिए, यहां पर ये जो जीन्स है, जीन्स के अंदर यहां 3-4 फोल्ड है। तो 3-4 फोल्ड करके जब आप जीन्स को अलमीरा में रखेंगे, तो जीन्स की थिकनेस ज्यादा होगी। यहां सिर्फ 2 फोल्ड हैं या 3 फोल्ड हैं, तो यहां पर जीन्स की थिकनेस क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्रोमैटिन पतला होता है, क्रोमोसोम थिक होता है। क्रोमैटिन की लेंथ लॉन्ग है क्योंकि इसमें फोल्ड कम है, क्रोमोसोम की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि इसमें फोल्ड ज्यादा है। और अच्छी तरीके से आपको कौन सी चीज दिखेगी? जो टैग करके अच्छे से रखी होगी, मतलब जीन्स आपको ज्यादा अच्छा एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस देगी। तो क्रोमोसोम जो है, जो जीन्स है, उसकी विजिबिलिटी आपकी ज्यादा है, क्रोमैटिन की विजिबिलिटी आपकी कम है। ठीक, और नंबर ऑफ कॉइल्स इसके अंदर कम होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ फोल्डिंग, नंबर ऑफ पैकेजिंग ज्यादा होती है। तो एक देसी भाषा में मैंने आपको क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस बताया, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, हमारी सेल के अंदर पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 23। तो एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यहां पर हर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। ये देखिए, व्हाइट वाला ये और व्हाइट वाला ये, दोनों सेम क्रोमोसोम। येलो येलो, ब्लू ब्लू, तो 2 सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो भगवान ने हर क्रोमोसोम की हमें एक एडिशनल कॉपी दी। तो यहां टोटल कितनी कॉपी हो गई? 2। यहां कितनी? 2। तो मेरे शरीर में अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2 में भी 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 3 में भी 3 क्रोमोसोम है। तो हर एक क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी। इस चीज को बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। लेकिन जब ये आदमी स्पर्म बनाएगा, तो जहां यहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, तो स्पर्म में इन 2 में से एक आया,
इन दो में से एक आया, इन दो में से एक आया, इसका मतलब वन सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो मेरे स्पर्म के अंदर यहां 2 से 1 आया, मतलब ये दोनों कॉपी मेरे स्पर्म में नहीं गई, इन दोनों में से एक ही कॉपी, एक ही क्रोमोसोम मेरे स्पर्म में आया। इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड। बच्चों, एक ही पेयर के जो दो क्रोमोसोम हैं, दोनों व्हाइट या दोनों येलो या दोनों ब्लू, इनको आप बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनको आप बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम मेरे शरीर में, फर्स्ट पेयर के दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस, सेकंड पेयर के दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस, थर्ड पेयर के दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस। एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम, आप एक उठा लीजिए फर्स्ट पेयर से, एक उठा लीजिए फिफ्थ पेयर से, या एक उठा लीजिए सेकंड पेयर से, एक उठा लीजिए सिक्स पेयर से। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम को बोलते हैं नॉन होमोलोगस। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, ये एक क्रोमोसोम दिखाया है एक सेल में। कितना क्रोमोसोम है? एक। ये भी कितना क्रोमोसोम है? एक। बट यहां पर क्रोमैटिड एक है, तो इस क्रोमोसोम में क्रोमैटिड एक है, इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, एक येलो वाली क्रोमैटिड है और एक ग्रीन वाली क्रोमैटिड है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्रोमोसोम आधा है और ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, बट इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, येलो वाली और ग्रीन वाली। इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड है, येलो वाली। तो बच्चों, इस क्रोमैटिड में आपको ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, यहां येलो वाली क्रोमैटिड में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ग्रीन वाली में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो जब क्रोमैटिड यहां कम है तो यहां डीएनए का अमाउंट क्या है? कम है। यहां क्रोमैटिड ज्यादा है तो डीएनए का अमाउंट ज्यादा है। तो क्रोमोसोम का पार्ट है क्रोमैटिड और क्रोमैटिड के अंदर होता है आपका डीएनए। देखिए, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। अब हम चैप्टर के अंदर जाते हैं कि साहब सेल साइकिल क्या होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक फादर है, पापा, पेरेंट, उनके पास 1 रुपया है, ठीक। उनसे दो बेटे पैदा होंगे, सन 1 और सन 2। इन पापा की चाहत है कि मेरे पास अगर 1 रुपया है तो मेरी दोनों संतान पर 1-1 रुपया जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर पापा के पास 1 रुपया है तो दोनों संतान के पास 0.5 तो जाएगा। भाई, जमीन का बंटवारा तो ऐसे ही होगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी में 1 रुपया है, प्रॉपर्टी बांटनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों को 1-1 रुपया मिले, बट अगर बांटोगे तो 0.5 पैसा ही जाएगा। तो क्या किया जाए? तो पापा ने अपनी प्रॉपर्टी को डबल किया। जिस जगह पर प्रॉपर्टी डबल होती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस में पापा ने अपने पैसों को डबल किया। तो अब पापा के पास कितने रुपए आ गए? पापा के पास आ गए हैं 2 रुपए। अब इस पापा ने प्रॉपर्टी का डिवीजन किया। प्रॉपर्टी का डिवीजन को बोलते हैं एम्फेस, या मैं कहूं माइटोसिस। पापा ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, डिवाइड को बोलते हैं एम्फेस, या मैं कहूं माइटोसिस। तो दो बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चे को कितना रुपया गया? 2 रुपीस से 1 रुपीस और 1 रुपीस। तो जितना पैसा बच्चों के पास है उतना ही पैसा पापा के पास था। जितना पैसा बच्चों के पास है उतना ही पैसा पापा के पास था। अब इसको साइंस की भाषा में समझिए। पापा मतलब पेरेंट, पेरेंट मतलब पेरेंट सेल, जिनके न्यूक्लियस में है एक डीएनए, और सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में मैंने मान लिया टोटल सेल ऑर्गेनेल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 10 से। तो टोटल सेल ऑर्गेनेल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? 10 से। अब इसके साथ मैच कराओ, सेल का कंटेंट क्या होगा? डबल होगा। तो कंटेंट ऑफ सेल, कंटेंट ऑफ सेल डबल होगा, मतलब डीएनए का नंबर 1 से कितना हो गया? 2। सेल ऑर्गेनेल का नंबर 10 से कितना हो गया? 20। अब प्रॉपर्टी बटेगी, तो अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, एम्फेस करेगी, तो इससे 2 सेल बनेगी। तो न्यूक्लियस में है डीएनए,
न्यूक्लियस के कंटेंट को बराबर बराबर बांटा, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो 2 डीएनए से एक डीएनए यहां आया, एक डीएनए यहां आया। साइटोप्लाज्म के कंटेंट को बराबर बराबर बांटा, 20 से 10 और 10, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज के अंदर दो चीजें हो गई, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब बच्चों का जो कॉन्फ़िगरेशन है और पापा का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका सेम है। दोनों डॉटर सेल में जितना डीएनए और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जितना है उतना ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पेरेंट में था। तो इंटरफेस प्रॉपर्टी को डबल किया, इंटरफेस सेल डिवाइड की, एम फेस, इंटरफेस प्लस एम फेस इज इक्वल टू सेल साइकिल, इंटरफेस प्लस एम फेस इज इक्वल टू सेल साइकिल। अब यहां थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं सेल साइकिल को। बच्चों, मेरे पास एक पेरेंट सेल आई है, ठीक है, मेरे पास एक क्या आई है, पेरेंट सेल आई है, जो कैसी है, डिप्लॉयड है। मैंने मान लिया कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप 8 एज्यूम कर लीजिए, 16 कर लीजिए, 32 कर लीजिए, जितने करना चाहे उतने कर लीजिए। मैं 4 के साथ कर रहा हूं, ठीक। तो अब आप देखिए 4 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है बताइए। मैंने भी आपको बताया था सर हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में कितना है, 1 है। और एक डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल डीएनए कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 2C से। अब मेरी बात को ध्यान समझना, अगर यहां टोटल 10 क्रोमोसोम होते तो 10 क्रोमोसोम का जितना डीएनए है उसको 2C से रिप्रेजेंट करते। 4 क्रोमोसोम के डीएनए को भी 2C से ही करेंगे। 100 क्रोमोसोम होते तब भी 2C ही लिखता, 1000 क्रोमोसोम होते तब भी 2C ही लिखता। तो बच्चों यहां पर 2C का मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस में चाहे जितने भी क्रोमोसोम हो उन क्रोमोसोम के टोटल डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं आप 2C से। तो बच्चों टोटल डीएनए अमाउंट इन डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड 2C। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि यहां क्रोमोसोम 50 हो या 100 हो या 4। अब इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरफेस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरफेस कितने पार्ट में आपका डिवाइड है, तो भैया इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2। तो पहला है G1, देन S, देन G2, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं इंटरफेस। तो जब ये पेरेंट सेल G1 में गई, इंटरफेस के G1 में गई, तो क्रोमोसोम अभी भी 4 है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में अभी भी 1 है, और डीएनए का अमाउंट अभी भी क्या है, 2C है। तो यहां हुआ क्या, यहां साइटोप्लाज्म के अंदर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई। तो साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल हो गया। इसका मतलब साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं सेल ग्रोथ। अब ये सेल एस फेस में आई, तो अब आप देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो क्रोमोसोम का नंबर तो अभी भी 4 है, बट जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, नया डीएनए बना, उस डीएनए ने एक्स्ट्रा क्रोमैटिड बना लिया। तो अब हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं, 2 हैं, क्योंकि जो डीएनए की एक्स्ट्रा सिंथेसिस हुई उस डीएनए ने हर एक क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड बना लिया। तो अब हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं, 2। क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, तो पहले 2C था, अब कितना हो गया, 4C हो गया। यहां पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में हुआ। तो यहां पर भी क्या हुई, सेल ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस का कंटेंट इंक्रीज हुआ, सेल ग्रोथ हुई। अब ये सेल गई G2 के अंदर, तो G2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डीएनए का अमाउंट यहां भी 4C है, यहां 4C है, यहां भी 4C है।
एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे, यहां पे भी 2 क्रोमैटिड हैं, लेकिन यहां कुछ ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई। तो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां होती है? जीवन में। कुछ सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इनकी सिंथेसिस कहां होती है? G2 में होती है। बट आपको नाम याद नहीं रखने कि कौन से ऑर्गेनेल की सिंथेसिस यहां हुई, आपको याद नहीं रखने, किताब में नहीं है। तो कुछ ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G2 के साइटोप्लाज्म में हुई जब सेल G2 में थी, और मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में तब हुई जब वो जीवन के अंदर थी। तो ये आपको समझ में आया। ये है इंटरफेस जहां प्रॉपर्टी को डबल किया, और उसके बाद था एम फेस। एम फेस में क्या होगा? प्रॉपर्टी बटेगी, सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो अब आप देखिए यहां पे 4 क्रोमोसोम आ गए, येलो वाला इस सेल में आ गया, ब्लू वाला इस सेल में आ गया, यहां भी और यहां भी हर एक सेल में 4 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, और डीएनए का अमाउंट, बच्चों यहां डीएनए का अमाउंट 4C था, यहां डीएनए का अमाउंट 2C हो गया। यहां 4 कंप्लीट रोटी है, 4 गोल रोटी है, यहां 4 हाफ रोटी है। तो अगर 4 कंप्लीट रोटी का न्यूट्रेंट 4C है, तो 4 हाफ रोटी का न्यूट्रेंट क्या होगा? 4C का हाफ 2C। तो अब आप देखिए जितना डॉटर सेल के अंदर डीएनए है, जितना डॉटर सेल में क्रोमोसोम है, उतना ही पेरेंट सेल में है। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो बच्चों अब आप देखिए, तो आपको इंटरफेस पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो रहा था। आपने देखा सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ रहा है, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो सेल ग्रोथ कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जीवन में भी हुआ, एस में भी हुआ, G2 में भी हुआ, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हुआ। तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है जिसको आप एस फेस बोलते हैं, और चाहे सेल डिवीजन हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो या सेल ग्रोथ हो, ये सब कोऑर्डिनेशन में होती है। कोऑर्डिनेशन में होगी तभी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका सेल डिवीजन सही तरीके से हो रहा है। बच्चों सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेल टू सेल वेरी करता है। ह्यूमन के अंदर 24 आवर्स का है और ईस्ट के अंदर 90 मिनट का है। ठीक, अब सेल साइकिल के अंदर आपका इंटरफेस है जो 95% से ज्यादा टाइम लेता है। मतलब एक सेल अपनी जिंदगी का 95% से ज्यादा टाइम इंटरफेस में निकालती है। एम फेस में करीब 5% या लेस देन 5% टाइम ही निकालती है। इसका मतलब इंटरफेस लॉन्ग होता है, एम फेस शॉर्ट होता है। तो 24 घंटे में से 23 घंटे इंटरफेस में निकले, 1 घंटा एम फेस में निकला, और एम फेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बच्चों अच्छे से आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था G1 फेस, एक था S फेस और एक था G2 फेस। बच्चों G1 S G2, G1 S G2, और उसके बाद आता है M फेस। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैंने कहा G1, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M, M मतलब माइटोसिस। ठीक, अब माइटोसिस से जो 2 सेल बनेगी, एम फेस के बाद जो 2 सेल बनेंगी, ये दोनों सेल वापस से इंटरफेस में जाएंगी। तो वापस से स्टार्ट हुआ G1, फिर स्टार्ट हुआ S, फिर आया G2, फिर आया M। ध्यान समझिएगा, आपके पास एक सेल आई जो इंटरफेस करने आई। वो सेल पहले कहां गई? G1 में गई, G1 से S में गई, S से कहां गई? G2 में गई, G2 से कहां गई? M फेस में गई। एम फेस में आपकी कितनी सेल बन गई? एम फेस में 2 सेल बन गई। तो अब ये दोनों सेल वापस से कहां जाएंगी? G1 में, है ना। यहां पर आपका एक सेल साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां एक सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। अब ये जो 2 सेल बनी है, ये दोनों सेल अब
दूसरा साइकिल सेकेंड सेल साइकिल स्टार्ट करेंगी वापस से। तो अब जो दो सेल बनी है वो अब नए दोबारा से G1 में जाएंगी, G1 से फिर S में जाएंगी, फिर G2 में जाएंगी। अब जब G2 में दो सेल गई हैं तो M फेस में दो से कितनी सेल बनेंगी, दो से चार सेल बनेंगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो G1 क्या हुआ, G1 माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेस है। देखिए कैसे, अब इसको समझिएगा। G1 किसके बीच का फेस है, ध्यान से देखिएगा। G1 किसके बीच का फेस है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों माइटोसिस कहां होगा, ये रहा माइटोसिस, और डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, S। तो G1 में क्या लिखा है, G1 बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये रहा माइटोसिस और S फेस में डीएनए रेप्लिकेशन। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या आया, G1 आया, जहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है सेल कॉन्टिन्यूअस चीजों की क्या करती है, सिंथेसिस करती है, ऑर्गेनिल की सिंथेसिस करती है, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को इंक्रीज करती है। एस फेस करने के बाद अगर डीएनए का अमाउंट 2C था तो एस फेस करने के बाद 4C हो गया। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया। अगर यहां 4 क्रोमोसोम है तो एस फेस करने के बाद भी 4 है। मतलब अगर 2n इजिकल टू 4 है तो एस फेस करने के बाद भी 2n कितना है, 4। अगर एस फेस से पहले क्रोमोसोम के नंबर 4 है तो एस फेस करने के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर 4 है। डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है। तो बच्चों तो कई कई पर एनसीईआरटी में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम लिखा है, तो घबराइएगा नहीं। वो जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम लिखा है वो डीएनए के कंटेंट में लिखा है। ठीक, तो आप देखिए क्रोमोसोम का नंबर 2n के बाद भी 2n ही रहा, लेकिन डीएनए का अमाउंट 2C से 4C रहा। और एनिमल के केस में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। डीएनए की सिंथेसिस कहां हुई थी, न्यूक्लियस में हुई थी। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, और G2 के अंदर कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेल ग्रोथ यहां भी कंटिन्यू है क्योंकि यहां भी कुछ सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, तो यहां भी सेल ग्रोथ हो रही है और कुछ प्रोटीन बनते हैं जिन प्रोटीन की जरूरत आपको माइटोसिस के अंदर पड़ेगी। तो बच्चों ये मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब इंटरफेस करने के बाद सेल कहां जाएगी, सर इंटरफेस करने के बाद सेल जाएगी माइटोसिस करने के लिए। तो इंटरफेस करने के बाद जो सेल जाएगी वो आपकी जाएगी माइटोसिस करने के लिए। तो एक सेकंड रुकिएगा बस। चलिए बच्चों, तो अब हम सेल साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या बताया गया था, अभी तक सर ने आपको आउटलाइन दी थी कि इंटरफेस होता है, एम फेस होता है ना, आपको आउटलाइन दी थी। देखिए यहां पर आपको पहले प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बताया, फिर आपको आउटलाइन दी किस तरीके से होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर इंटरफेस करके आपको बताया गया। ठीक है, अब आपको सेल साइकिल स्टार्टिंग से डिटेल में बताएंगे। बच्चों एज्यूम कर लीजिए मेरे पास ये सेल आई है माइटोसिस करने के लिए। तो कोई भी सेल अगर माइटोसिस करने आएगी तो उसको माइटोसिस से पहले इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इंटरफेस में सेल तैयारी करती है, ठीक है, प्रिपरेशन करती है। एक और चीज होती है G0, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि G0 क्या होता है। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड करने के लिए आएगी, माइटोसिस करने आएगी, तो वो सबसे पहले इंटरफेस करेगी। तो सेल ने क्या कर लिया, इंटरफेस कर लिया। तो ये सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 4। हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है और डीएनए के अमाउंट को मैंने मान लिया 2C। तो ये सेल आपकी अब इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी है, इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी है। तो आपको जो चीज दिख रही है, ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं, ये क्रोमोसोम इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखते। तो सर आपने इतने अच्छे से क्यों बनाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं, क्रोमोसोम के नंबर काउंट करा सकूं, इसलिए मैंने ऐसे बनाए। एक्चुअल में तुमको इंटरफेस में क्रोमोसोम नहीं दिखते, तुमको इंटरफेस में दिखता है डीकंडेंस फॉर्म।
डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम मतलब आपको दिखता है क्रोमैटिन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये क्या दिख रहा है, सर ये हमें डीकंडेंस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। कैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं? डीकंडेंस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो यहां डीकंडेंस क्रोमोसोम 4 है, 4 है, 4 है और 4 है, और उस डीकंडेंस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमैटिन, जो मैंने आपको जीन्स वगैरह के रेस्पेक्ट में समझाया था। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ना जीन्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए G2 तक कर लिया हमने। अब G2 के बाद ये सेल कहां जाएगी? सर G2 के बाद ये सेल जाएगी एम फेस में। बताइए जरा, G2 के बाद ये सेल कहां जाएगी? सर G2 के बाद ये सेल जाएगी एम फेस में, मतलब डिवाइडिंग फेस में जाएगी। और डिवाइडिंग फेस जो एम फेस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है आपका साइटोकाइनेसिस। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है आपका साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आप पहले पढ़ेंगे प्रोफेस, फिर आप पढ़ेंगे मेटाफेस, फिर आप पढ़ेंगे एनाफेस और फिर आप पढ़ेंगे टीलोफेस। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एम फेस कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस से। तो ये पेरेंट सेल है जो डिवाइड करने आई, आपने पहले उसको क्या करवाया? इंटरफेस करवाया। तो अब यहां इंटरफेस कंप्लीट हुआ है। तो सेल में टोटल डीएनए कितना है? 4C है। हर एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड 2 है और टोटल क्रोमोसोम 4 है। जब ये सेल आई थी तो उसके पास क्रोमोसोम कितने थे? 4, लेकिन एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड 1 और डीएनए का कंटेंट कितना था? 2C था। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करेगी कैरियोकाइनेसिस में? प्रोफेस, उसके बाद मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस और उसके बाद करेगी आपका टीलोफेस। ठीक है, चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए। अब मैं आपसे बोला कि प्रोफेस में क्या होगा। बच्चों प्रोफेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है अर्ली प्रोफेस और दूसरा है आपका लेट प्रोफेस। ठीक, अब आप देखिए अर्ली प्रोफेस हो गया और ये क्या हो गया? लेट प्रोफेस हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म दिख रही थी, मतलब आपको क्रोमैटिन दिख रहा था। ठीक, अब प्रोफेस के अंदर आप देखिए, अर्ली प्रोफेस में देखिए आपको क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं। आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्योंकि G2 में भी 4 क्रोमोसोम थे और हर क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड दिख रहा है। ठीक, और क्रोमोसोम आपको थोड़े लंबे लग रहे हैं। लेकिन जब आप अर्ली प्रोफेस से लेट प्रोफेस में आते हैं तो भी 4 क्रोमोसोम है, बट यहां क्रोमोसोम की विजिबिलिटी अच्छी है, बढ़िया है। मतलब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो गया, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गया। तो यहां क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, मतलब आपके क्रोमोसोम अपनी कंडेंस फॉर्म में आ गए। क्रोमैटिन क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। अर्ली प्रोफेस के अंदर भी 4 क्रोमोसोम, लेट प्रोफेस में भी 4 क्रोमोसोम, बट यहां क्रोमोसोम उतना कंडेंस नहीं है। लेकिन लेट प्रोफेस होते होते, प्रोफेस खत्म होते होते क्रोमोसोम काफी कंडेंस आपके हो गए हैं। ठीक, और क्या चीज हुई? ये देखिए, ये आपका एक सेंट्रोसोम है, ये आपका दूसरा सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये एक सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम। तो प्रोफेस में क्या हुआ? प्रोफेस खत्म होते होते ये वाला सेंट्रोसोम नीचे आ गया, ये वाला सेंट्रोसोम नीचे आ गया। इसका मतलब क्या चीज हुई? सेंट्रोसोम मूव कर गए। कहां मूव कर गए? अपोजिट पोल पे मूव कर गए। तो प्रोफेस में क्या चीजें होती हैं? एक सेंट्रोसोम नीचे आ गया, मतलब सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर आ गया, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ। ठीक, और क्या हुआ? ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। ये येलो कलर का क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
तो ये पूरा का पूरा येलो से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये पूरा स्ट्रक्चर अंदर जो येलो कलर से दिखाया है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस येलो कलर से दिखाया है, उस न्यूक्लियस की बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है और अंदर न्यूक्लियोलस दिखाया है। तो बच्चों प्रोफेज के एंड में आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी और ईआर आपका डिसअपियर हो गया। ठीक, और हर क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, इसमें 2 क्रोमेटिड, इसमें 2 क्रोमेटिड, इसमें 2 क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। और दोनों क्रोमेटिड कनेक्टेड है किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर। ठीक, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब है सुलझा हुआ। क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो सुलझ गया है, क्योंकि देखिए क्रोमैटिन की विजिबिलिटी कम होती है, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्रोमैटिन की विजिबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रोमैटिन के डीएनए की विजिबिलिटी कम है। क्रोमोसोम की विजिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रोमोसोम के डीएनए की विजिबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चों प्रोफेज खत्म होते होते आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो अनटेंगल्ड हो गया। क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब डीएनए, वो आपका अनटेंगल्ड हो गया, मतलब वो सुलझ गया, मतलब उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्रोमोसोम की विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंटरफेस में क्रोमोसोम की विजिबिलिटी नहीं थी, वहां क्रोमोसोम अपनी डीकंडेंस फॉर्म में था क्रोमैटिन में। प्रोफेज खत्म होते होते वो क्रोमैटिन ने क्रोमोसोम का रूप ले लिया, चीजें अनटेंगल्ड हो गई, विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। पूरा समझ में आ गया होगा। प्रोफेज किसको फॉलो करता है, एस और G2 के बाद प्रोफेज आता है। एस और G2 में डीएनए डिस्टिंक्ट नहीं था, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विजिबल, तो डीएनए नॉट डिस्टिंक्ट, डीएनए उतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं था, बट इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब उलझा हुआ था। डीएनए विजिबल नहीं था, उलझा हुआ था, तभी तो उसे क्रोमैटिन बोल रहे थे इंटरफेस के अंदर। लेकिन प्रोफेस में चीजें सुलझ गई, डीएनए अब उतना इंटरवाइंड नहीं है, डीएनए अब डिस्टिंक्ट है, अब डीएनए अनटेंगल हुआ, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्रोमोसोम का नंबर आप देख लीजिए, यहां भी 4 है और डीएनए का अमाउंट यहां पर भी कितना है, आपका 4C है। डीएनए का अमाउंट कितना है, डीएनए का अमाउंट 4C है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये सेल गई है डिवाइड करने, पेरेंट सेल पहले इंटरफेस खत्म करेगी G2 में। अब यहां पे क्रोमोसोम का नंबर 4 था, डीएनए का अमाउंट 4C था, तो जब ये सेल प्रोफेस में गई तो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4 ही है और डीएनए का अमाउंट 4C है। अब यहां से गई मेटाफेस के अंदर। बच्चों लेट प्रोफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, उनका गायब होना किसकी बिगिनिंग है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेस। लेट प्रोफेस का खत्म होना, इसका मतलब किसका आना, मेटाफेस का आना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना और फिर एम फेस का आना, सॉरी मेटाफेस का आना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना बिगिनिंग है किसकी, मेटाफेस की। तो बच्चों ये जो प्रोफेज है, मेटाफेस है, ये इनके बीच में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। प्रोफेज से कब मेटाफेस आ जाएगा हमें पता नहीं चलता, बस एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है तो शायद अब मेटाफेस आने वाला होगा, क्योंकि प्रोफेज खत्म हो रहा है। इसलिए माइटोसिस को ड्रामेटिक फेस बोलते हैं। माइटोसिस जो है आपका नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं, देखिए समझिएगा मेरी बात को। मैंने एक लाइन बोली कि क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन टू फेजेस, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही होगी तो इसका मतलब यह है कि मेटाफेज आने वाला है। और माइटोसिस को ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटरफेस में जो चीजें आप डबल करके लाए थे, डीएनए डबल करके लाए थे, सेल के साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल करके लाए थे, तो आपने चीजों को डबल किया है।
अब उसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है माइटोसिस के थ्रू दो डॉटर सेल में। आपने अपनी प्रॉपर्टी को डबल किया था इंटरफेस में, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को डबल करके इक्वली दोनों बच्चों में बांट दिया था। ठीक उसी प्रकार से आपने अपने न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल किया और उस कंटेंट को इक्वली आपने दोनों बच्चों के अंदर बांट दिया है। तो आपको वो सारे कंपोनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रीऑर्गेनाइज करने हैं बराबर दो सेल के अंदर। यह भी कारण है माइटोसिस को ड्रामेटिक फेस बोलने का। तो मेटाफेस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, इसका मतलब क्रोमोसोम कहां पर आ चुके हैं? इसका मतलब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। यहां कंडेंसेशन एकदम कंप्लीट होता है। प्रोफेज से कंडेंसेशन चालू होता है, मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। तो क्रोमोसोम की विजिबिलिटी प्रोफेज और मेटाफेज में कोई आपसे पूछे कि बेस्ट विजिबिलिटी कहां होगी, बेस्ट विजिबिलिटी होगी मेटाफेज में। तो अगर आपको क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है, क्रोमोसोम का साइज स्टडी करना है, नंबर स्टडी करना है, तो आप मेटाफेज के अंदर करेंगे। बस एक चीज है जो है क्रोमोसोम का शेप, वो आप एनाफेज में करते हैं। तो शेप एनाफेज में करते हैं, बाकी मॉर्फोलॉजी में साइज आ गया, आपका नंबर आ गया, वो आपका मेटाफेज। तो कोई आपसे पूछे बेस्ट फेज कौन सा है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए? मेटाफेज। ठीक, अब आप देखिए, आपको ग्रीन कलर से, आपको इसके अंदर ग्रीन कलर से चीज दिख रही होगी। ये देखिए, आपको ग्रीन कलर से इसके अंदर आपको ये चीज दिख रही है, ये है सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। और ग्रीन कलर के ऊपर दोनों तरफ आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। ग्रीन कलर से ऊपर आपको देखिए ये रेड है, ये रेड है, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड। तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, आपका एक डिस्क मिलती है और ये डिस्क प्रोटीन की बनी होती है। इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। किसके ऊपर मिली? सेंट्रोमियर। और इस पर अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इस पर अटैच होती है स्पिंडल फाइबर, इस पर अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इस पर अटैच होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम बच्चों, इसको बोलते हैं वन मेटाफेजिक प्लेट। ये देखिए, ये है एक प्लेट, ठीक है। चार लड़के हैं, चारों एक लाइन में लगे हैं। पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का। यहां से खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको एक लाइन में चारों लड़के दिखेंगे। इसका मतलब मेटाफेजिक प्लेट का नंबर कितना है? एक है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक। तो जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, चारों क्रोमोसोम एक लाइन में है, मतलब एक प्लेट है। तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट को फॉर्म करता है। अब देखिए, यहां पर भी आपका डीएनए का अमाउंट कितना है? यहां भी 4C है। और क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्रोमोसोम का नंबर आपका 4 है। अब आए आपका एनाफेज में। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई। एनाफेज के अंदर आपकी क्रोमोसोम कहूं या सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया। तो अब आप देखिए, ये वाली क्रोमेटिड ऊपर आ गई, ये वाली क्रोमेटिड नीचे आ गई, ये वाली क्रोमेटिड ऊपर, ये वाली क्रोमेटिड नीचे। तो हर एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड ऊपर आ गई, एक क्रोमेटिड नीचे आ गई। तो अब आप इसको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। डॉटर क्रोमेटिड, ये क्या है? डॉटर क्रोमेटिड, जिनको अब आप क्या बोल रहे हो? डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस। क्योंकि ये क्रोमोसोम आगे जाके न्यूक्लियस में पैक हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम आगे जाके न्यूक्लियस में पैक हो जाएंगे। तो बच्चों, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई तो हर एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड ऊपर गई, हर एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड नीचे आई। तो आपके 4 क्रोमोसोम ऊपर है, 4 नीचे है। क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? क्रोमोसोम का जो नंबर हो गया है वो हो गया है आपका 8। डीएनए का अमाउंट अभी भी कितना है? 4C है। 4 कंप्लीट रोटी खाओ, मैंने 4 कंप्लीट रोटी खाई तो मुझे न्यूट्रिएंट मिले 4C। तेने 8 हाफ चपाती खाई, भाई तू 4 कंप्लीट रोटी खा,
या 8 हाफ चपाती खा, न्यूट्रिएंट तो सेम ही रहेंगे ना। तो 8 हाफ चपाती का डीएनए अमाउंट भी 4C है, 4 कंप्लीट रोटी का डीएनए अमाउंट भी 4C है। ये 4 क्रोमोसोम है, बट ये क्रोमोसोम 4 नहीं है, ये 8 है। और हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम डबल हो गए, लेकिन डीएनए 4C है। 4 रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 4C, 8 हाफ रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 4C। मैं 4 रोटी खाऊं उतना न्यूट्रिशन जाएगा, अगर मैं 8 हाफ रोटी खाऊं तब भी तो 8 हाफ रोटी 4 रोटी होती है। तो न्यूट्रिएंट डीएनए का अमाउंट सेम है, क्रोमोसोम का नंबर 8 है। अब है टीलोफेज। टीलोफेज देखिए, एनाफेज में ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेंट्रोमियर पोल लीडिंग आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। तो यहां क्या लिखा है, यहां ये लिखा है कि जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे गए थे तो सेंट्रोमियर आगे था। ये देखिए, सबका सेंट्रोमियर आगे है, ठीक है, सबका सेंट्रोमियर आपका आगे है, सबका सेंट्रोमियर आपका क्या है, आगे है। पीछे क्या है, आर्म्स है, पीछे क्या है, आर्म्स है। तो पोल की तरफ क्या है, पोल की तरफ सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर लीड करता है। ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे कौन आती है, आर्म्स आती हैं। अब है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस होगा, क्रोमोसोम अपनी विजिबिलिटी को लूज करेगा, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा, अपनी विजिबिलिटी को लूज करेगा। तो क्रोमोसोम डीकंडेंस, लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम किस में चेंज हो गया, क्रोमोसोम चेंज हो गया क्रोमैटिन में। तो अब आप देखिए, क्रोमैटिन मटेरियल कलेक्टेड एट पोल्स, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल जो आपके पोल्स पे कलेक्टेड थे, कहां पे थे, पोल्स पे। तो अब आपको इसके चारों तरफ क्या आ गया है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। तो इस पोल पे 4 क्रोमोसोम थे, एनाफेज में इस पोल पे 4 क्रोमोसोम थे। तो टीलोफेज में क्या हुआ, इस 4 क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और आपका न्यूक्लियोलस आ गया, ठीक। तो ये आपका हो गया डॉटर न्यूक्लियस। ऐसे ही ये जो 4 क्रोमोसोम थे इनके सराउंडिंग भी क्या आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो टीलोफेज में आपका यहां क्या कंप्लीट हुआ, टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ये 4 क्रोमोसोम जो पोल पर थे, ये 4 क्रोमोसोम टीलोफेज में क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए और उनके चारों तरफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस आ गया। ये 4 क्रोमोसोम जो एनाफेज में इस पोल में थे, जब ये टीलोफेज में गई सेल तो ये 4 क्रोमोसोम क्रोमैटिन का रूप लेते हैं और उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियस आ जाता है। तो 2 डॉटर न्यूक्लियस आपके बन गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। और इसी टाइम साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो ये जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म ही बराबर बटेगा। तो इसमें से कुछ साइटोप्लाज्म इसके पास गया और कुछ साइटोप्लाज्म इसके पास गया। तो कितनी सेल बन गई, आपकी 2 सेल बन गई। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, हर सेल में डीएनए का अमाउंट देखिए। यहां पर टोटल डीएनए का अमाउंट 4C था, तो यहां हर एक सेल में डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, 2C हो गया। टोटल क्रोमोसोम 8 थे, अब एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए, 4। एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए, 4। आप 4 कंप्लीट रोटी खाओ तो आपकी न्यूट्रिशन आपको 4C मिले। आप 8 हाफ चपाती खाओ तो भी 4C। भाई 4 कंप्लीट रोटी से न्यूट्रिएंट 4C मिलते हैं, 8 हाफ चपाती से न्यूट्रिएंट भी तो 4C मिलेंगे, क्योंकि 8 हाफ चपाती का मिल्क से न्यूट्रिशन भी तो सेम ही रहेगा। 8 हाफ चपाती खाओ या 4 पूरी रोटी खाओ, बात तो एक ही है। तो 8 हाफ चपाती का न्यूट्रिएंट वैल्यू भी क्या था, 4C, डीएनए का अमाउंट 4C। अब 2 सेल बने, इस सेल में 4 हाफ चपाती है, 8 हाफ चपाती का न्यूट्रिएंट वैल्यू 4C। तो 4 हाफ चपाती का न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होगा, 4 हाफ चपाती का न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होगा, 2C। क्रोमोसोम का नंबर 4 है, 4 है। बच्चों मजा आया तो कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लग रहा है। वेट क्या कर रहे हो, कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। तो अब आप देख लीजिए, यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला,
यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कितने क्रोमोसोम लेके चले थे? 4। खत्म होने के बाद हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 4। कितना डीएनए लेके चले थे? 2C। खत्म होने के बाद हर सेल में कितना है? 2C। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये देखिए टेबल, G1 में 4 क्रोमोसोम, S में 4, G2 में 4, प्रोफेस में 4, मेटाफेस में 4, एनाफेस में 8, टीलोफेस में आपके 4। डीएनए का अमाउंट 2C 4C 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 2C। नंबर ऑफ क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में G1 में एक था, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, हर जगह 2 क्रोमेटिड, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। तो आप देख लीजिए, जितना क्रोमोसोम था उतना ही माइटोसिस खत्म होने के बाद है, जितना डीएनए अमाउंट था उतना ही है, जितना क्रोमेटिड था एक क्रोमोसोम में उतना ही है। और कभी कभी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, कभी कभी कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाता है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाता। तो एक सेल में न्यूक्लियस के नंबर बढ़ जाते हैं, इस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन बोलते हैं, और इसको सिनसीटियम या सिनसीटियल बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है आपका एंडोस्पर्म। तो जो कोकोनट होता है, तो जो कोकोनट आपका होता है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? इंटरफेस है। ये आपका चलो हम इंटरफेस से, इन्होंने लेट प्रोफेस से स्टार्ट किया था, हम वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका अर्ली प्रोफेस में देखिए क्रोमोसोम कैसे थे, ठीक है भाई। माइटोसिस कहां से स्टार्ट होगा? माइटोसिस इंटरफेस से थोड़ा ना स्टार्ट होगा, एमफेस प्रोफेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रोफेस में अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो रहा है, ठीक है। और आपका देखिए क्रोमोसोम का नंबर यहां पर कितना है? 4 है। उसके बाद आप कहां गए? ट्रांजिशन टू मेटाफेस। तो बच्चों प्रोफेस के बाद सेल मेटाफेस में जाने से पहले एक फेस में जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेस। मेटाफेस से जस्ट पहले यहां भी क्रोमोसोम 4 ही है, आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो गया, ये देखिए आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो चुका है, ठीक है। मेटाफेस में क्रोमोसोम कहां पर आ जाते हैं? क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। एनाफेस पे देखिए स्प्लिटिंग हो गई, और उसके बाद टीलोफेस में देखिए इसके चारों तरफ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, इसके चारों तरफ आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। अब आप कहोगे कि सर यहां हमें क्रोमोसोम क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तेरे को यहां क्रोमैटिन का रूप ले लिया है। मैंने तेरे को बताया था ना, क्रोमोसोम का टीलोफेस में क्या होगा? डीकंडेंस हो जाएगा। तो यहां पे जैसे 4 है, इस 4 के तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, कहां पर? टीलोफेस में। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। बट सर मुझे दिख क्यों नहीं रहे? लेकिन तुझे 4 डिफरेंट कलर तो दिख रहे हैं, ब्लू रेड ब्लू रेड, ब्लू रेड ब्लू रेड। देख, रेड ब्लू रेड ब्लू, 2 रेड 2 ब्लू, 2 रेड 2 ब्लू, 2 रेड 2 ब्लू, 2 रेड 2 ब्लू। लेकिन यहां विजिबिलिटी सही नहीं है, यहां विजिबिलिटी ठीक है, यहां विजिबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम डीकंडेंस हो चुका है, क्रोमैटिन का रूप ले चुका है। और टीलोफेस में ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। और ये दोनों सेल कहां चली जाएंगी? इंटरफेस करने चली जाएंगी, मतलब दूसरी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बच्चों एक चीज होती है जी नॉट, ठीक है, जी नॉट। बच्चों G1 से सेल कहां जाती थी? S, और S से कहां जाती थी? G2। तो कभी कभी क्या होता है, सेल इंटरफेस को एग्जिट कर देती है, सेल सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, और सेल G1 को छोड़कर एक ऐसे फेस में चली जाती है जिसको आप G0 फेस बोलते हैं। इसी को आप क्विसेंट फेस बोलते हैं। क्विसेंट फेस इसलिए बोलते हैं कि अगर सेल G0 में चली गई तो वो वहां डिवाइड नहीं करेगी। सेल वहां मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर रहती है, बट वो डिवाइड नहीं करती। तो G0 को क्विसेंट फेस बोलते हैं, इनएक्टिव फेस बोलते हैं, क्योंकि सेल वहां पर डिवाइड नहीं करती, बट सेल वहां मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ठीक। सेल वहां परमानेंट भी जा सकती है, मतलब सेल G1 से G0 में चली गई, ठीक है, और परमानेंट पूरी जिंदगी भर G0 में रहेगी। जैसे कि नर्व सेल वो डिवाइड नहीं करती, आपकी हार्ट सेल वो डिवाइड नहीं करती, वो परमानेंट G0 के अंदर चली जाती है। लेकिन सेल G0 में टेम्परेरी भी जा सकती है,
मान लीजिए सेल G1 से G0 में गई, टेम्परेरी गई, इसका मतलब सेल ने इंटरफेस छोड़ दिया, सेल ने सेल साइकिल छोड़ दिया। ठीक, मैं स्कूल जाना था मुझे, लेकिन जाके मैं दुकान में बैठने लगा, दुकान है G0, मैं सारी जिंदगी दुकान में बैठा रहा, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, मैं वहीं रहा, लेकिन मेरे को बुद्धि आई कि मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं उस दुकान से वापस से स्कूल की तरफ चल दिया। तो बच्चों, सेल G0 से G1 में भी आ सकती है। तो अगर सेल G0 से G1 में आई तो फिर वो वापस से वही जर्नी फॉलो करेगी, G1 से S, S से G2 और G2 से माइटोसिस। तो सेल G0 में परमानेंट गई तो वो फिर वापस G1 में नहीं आएगी, वो वापस इंटरफेस में नहीं आएगी, वो वापस सेल साइकिल में नहीं आएगी, वो वापस मुख्य धारा में नहीं आएगी। लेकिन अगर सेल टेम्परेरी गई तो वो G0 से वापस G1 में आएगी और G1 से S, S से G2। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर कहीं पर सेल्स, अभी मान लीजिए कहीं पर सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, मान लीजिए है ना, G0 स्टेज में है, अगर कहीं पर चोट लगी, कहीं पर इंजरी हुई, तो अब यहां पर नई सेल्स को फॉर्म करना है डिवाइड करके, क्योंकि इंजरी हुई, चोट लगी तो वहां की सेल्स मर गई होंगी, तो मुझे अब वहां पर नई सेल्स बनानी है। तो सेल्स अब G0 से वापस G1 में आएंगी, ठीक है, फिर S में, फिर G2 में, फिर M में। अब सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि सेल G0 में परमानेंट रह रही है या कैसे रह रही है, या टेम्परेरी रह रही है, ये कितने टाइम तक रह रही है। ठीक है बच्चों, यहां तक पूरा समझ में आया होगा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनेसिस, है ना। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, देखिए बच्चों, आपने देखा था कि टीलोफेज के अंदर एक सेल में दो न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गए थे। ये देखिए, दो न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गए। इसी टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस भी होना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस। बच्चों सेल के अंदर आपकी एक रिंग बनती है, जिस रिंग को बोलते हैं आप कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, है ना। इस रिंग को आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। और ये रिंग किसकी बनी हुई है, ये रिंग बनी है माइक्रोफिलामेंट की। और इसमें कौन से प्रोटीन है, आपके एक्टिन एंड मायोसिन। तो अब ये जो रिंग है, ये अंदर सेल में सेल मेम्ब्रेन को टच कर रही है। तो आप देखिए, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है वो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, टच कर रही है। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये रिंग कॉन्ट्रेक्टाइल है जी, किसकी बनी है, माइक्रोफिलामेंट की। कौन से प्रोटीन होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। तो जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच के लाएगी। जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो देखिए रिंग छोटी हो गई, रिंग कॉन्ट्रैक्ट की, रिंग छोटी हो गई, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई। इसी को बोलते हैं क्लीवेज फरो, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। अब ये रिंग और कॉन्ट्रैक्ट करी तो रिंग और छोटी हो गई, ठीक है, फरो आपका और ज्यादा डीप हो गया। तो आप देखिए ये फरो था, अब ये फरो और डीप हो गया, ठीक है, यहां पर फरो इतना था, इतना था, अब ये छोटी हुई तो फरो आपका और ज्यादा डीप हो गया और अल्टीमेट आपकी दो सेल बन गई। तो बच्चों ये है आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस, जो कि बाहर से अंदर की तरफ होता है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। देखिए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ गई, बाहर से अंदर और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। बच्चों प्लांट का साइटोकाइनेसिस समझिए। टीलोफेस में आपको कितने न्यूक्लियस दिखाए हैं, दो न्यूक्लियस दिखाए हैं। ठीक, टीलोफेस में स्पिंडल फाइबर आपका डिसॉल्व हो जाता है, बट यहां थोड़ा सा इक्वेटर पर, सेंटर पर थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर बचा है, थोड़ा सा माइक्रोट्यूब्यूल बचा है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल टीलोफेज स्टेज में सेंटर पर थोड़ा सा बचता है उसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है ये क्या है, सेल वॉल है। कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि ये स्ट्रेच नहीं कर सकती। जैसे आपने मेम्ब्रेन को देखा था, मेम्ब्रेन तो अंदर की तरफ स्ट्रेच कर गई, खींची हुई चली आई, लेकिन सेल वॉल के अंदर इस तरीके से स्ट्रेचेबल चीजें नहीं होती। तो आप सेल वॉल के थ्रू प्लांट में साइटोकाइनेसिस इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आपने एनिमल में किया था, मेम्ब्रेन को पकड़ के अंदर की तरफ लेकर आ गए। सेल वॉल स्ट्रेच ही नहीं करेगी तो आप यहां ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे साइटोकाइनेसिस होगा, इस माइक्रोट्यूब्यूल को आपने बोला फ्रेगमोप्लास्ट, इस फ्रेगमोप्लास्ट में आपके वेसिकल्स ऐड हो गए, किसके, गोल्गी बॉडी के।
तो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं ये वेसिकल हैं। किसके वेसिकल हैं? गोल्गी बॉडी के वेसिकल हैं। तो अब यहां दो चीजें हैं, एक तो है फ्रेगमोप्लास्ट और एक है वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेल प्लेट। फ्रेगमोप्लास्ट प्लस वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। अब ये सेल प्लेट ग्रो करेगी, इस तरीके से ग्रो करेगी, सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी। तो देखिए ये बन गया आपका मिडिल लैमेला। तो सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट, फिर आपका क्या था? सेल प्लेट था, और फिर आपका क्या बन गया? मिडिल लैमेला बन गया। तो मिडिल लैमेला से आगे की तरफ, मिडिल लैमेला से नेक्स्ट आपकी बनी प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला से इस तरफ भी क्या बनी? प्राइमरी वॉल। तो मिडिल लैमेला से दोनों तरफ प्राइमरी वॉल बनी, फिर प्राइमरी वॉल से अंदर सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल से अंदर सेकेंडरी वॉल। तो यहां बन गई ये एक सेल, ये बन गई एक सेल, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 2। तो यहां साइटोकाइनेसिस होता है आपका सेल प्लेट मेथड से। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मियोसिस। मियोसिस में जाने से पहले आपका एक लाइन लिखी थी एनसीईआरटी में कि माइटोसिस यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल। माइटोसिस जो होता है वो जनरली एनिमल सेल के अंदर डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी है और डिप्लॉयड सेल में भी है। कुछ एनिमल के केस में कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, सोशल इंसेक्ट, जहां पर माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी होता है। जैसे कि हनी बी के अंदर आपका एक पॉपुलेशन होती है जिसको आप मेल बोलते हो, जिसको आप ड्रोन बोलते हो, तो वहां माइटोसिस आपका हैप्लॉयड सेल में होता है। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मियोसिस। बच्चों मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले आप समझिएगा कि मियोसिस क्या होता है। ठीक, एक पेरेंट है मेल और एक है आपका फीमेल। ठीक है, लुक्खा एंड लुक्खी, मेल एंड फीमेल। मेल में 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में 46 क्रोमोसोम है। ठीक, अब ये बनाएगा स्पर्म। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम आए? 23। ये बनाएगी एग, कितने क्रोमोसोम आए? 23। किसका फॉर्मेशन हुआ? गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट कैसे थे? हैप्लॉयड। पेरेंट कैसे थे? डिप्लॉयड। गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट किससे बने? गैमेट बने मियोसिस से। इसका मतलब मियोसिस ने पेरेंट सेल से जो गैमेट्स बनाए हैं वहां क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया, 46 से 23, 46 से 23। तो मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस की वजह से आपकी हैप्लॉयड सेल्स बनती है, और मियोसिस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड स्टेज लेकर आता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड स्टेज लेकर आया। अब स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो जो बच्चा बनेगा, जो जायगोट होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो नया बच्चा पैदा होगा, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, n प्लस n 2n, 23 प्लस 23 46। तो वापस से रिस्टोर हो गई डिप्लॉयड कंडीशन। किसकी वजह से हुई? फर्टिलाइजेशन की वजह से हुई। ठीक, तो आपको हल्का सा मियोसिस का आइडिया लगा यहां पर। अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं मियोसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 में समझते हैं। ठीक है, आउटलाइन ऑफ मियोसिस। बच्चों मान लीजिए अभी मैं आपको आउटलाइन बताऊंगा, फिर इसी चीज को फुल प्रूफ करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कोई डिप्लॉयड सेल है। मियोसिस आपका हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा। माइटोसिस हैप्लॉयड में भी हो सकता है और डिप्लॉयड में भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर मैंने मान लिया कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 30 है, और डीएनए का अमाउंट कितना है? 2C है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई डिप्लॉयड सेल माइटोसिस करने आएगी या मियोसिस करने आएगी, उसके अंदर टोटल डीएनए के अमाउंट को हम एज्यूम करेंगे कितना? 2C। तो कोई भी सेल माइटोसिस करे या मियोसिस करे, उससे पहले उसको अपनी प्रॉपर्टी को डबल करना पड़ता है, मतलब उसको इंटरफेस करना पड़ता है। तो अगर ये सेल मियोसिस करना चाहती है बच्चों, तो इसको भी पहले इंटरफेस करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इंटरफेस में गई। इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ। तो जब ये सेल इंटरफेस कर आई तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है, क्रोमोसोम के नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया, बट डीएनए का अमाउंट क्या हो गया? डीएनए का अमाउंट 4C हो गया। ठीक, अब ये सेल मियोसिस करेगी। तो जो मियोसिस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहले मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। तो ये सेल सबसे पहले क्या करेगी? ये सेल सबसे पहले करेगी मियोसिस 1।
तो मियोसिस 1 से क्या होता है, मियोसिस 1 होने के बाद आपकी 2 सेल बनती है। तो जब इस सेल ने मियोसिस 1 किया तो आपकी 2 सेल बनी। तो 2n30 था, तो इस सेल में क्रोमोसोम 15 जाएंगे और इस सेल में क्रोमोसोम 15 जाएंगे। तो मियोसिस 1 किस सेल में हुआ, डिप्लॉयड सेल में हुआ, जिसकी वजह से 2 हैप्लॉयड सेल्स आपकी फॉर्म्ड हुई और क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, हाफ हो गए, 30 के 15 15। तो क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। इसलिए आप मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आया? तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो मियोसिस 1 2 हैप्लॉयड सेल बनाता है। ठीक है, अब आप देखिए 30 क्रोमोसोम का 15 हुआ, 30 क्रोमोसोम का 15 हुआ। तो जब क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ तो क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए अमाउंट था। तो यहां डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो गया, 2C हो गया और 2C हो गया। अभी मैंने ये चीज डायरेक्ट बताई है, लेकिन यही चीज मैं आपको प्रूफ करूंगा, जैसे मैंने माइटोसिस में आपको प्रूफ किया, पूरा का पूरा प्रूफ किया ना, आखिरी तक टीलोफेज तक, डीएनए का अमाउंट, क्रोमोसोम का नंबर। तो वैसे ही यहां भी पूरा का पूरा प्रूफ करूंगा। तो अभी सिर्फ याद रखना कि मियोसिस 1 करने के बाद क्रोमोसोम का नंबर 15 और 15 हो गया और डीएनए का अमाउंट 4C से 2C और 2C हो जाता है। किस तरीके से 2C 2C होता है ये हम देखेंगे। भाई 30 क्रोमोसोम की न्यूट्रिशन वैल्यू 4C, तो 15 क्रोमोसोम की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी हुई, 2C हुई। अब ये दोनों सेल्स एक फेस में जाएंगी जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आना है, बट मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच में एक थोड़े से टाइम के लिए गैप फेस आता है, शॉर्ट पीरियड के लिए एक शॉर्ट गैप आता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस। तो ये दोनों सेल मियोसिस 2 में जाने से पहले इंटरकाइनेसिस करती हैं, जो कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में है। छोटा सा गैप है जहां सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो बच्चों इन दोनों सेल ने इंटरकाइनेसिस किया, तो ये देखिए आ गई N15 2C, N15 2C, क्रोमोसोम और डीएनए के मध्य में कोई चेंज नहीं आया। अब ये दोनों सेल मियोसिस 2 करेंगी, ये सेल मियोसिस 2 करके कितनी बनाएंगी, 2 सेल, ये सेल मियोसिस 2 करके बनाएगी कितनी सेल, 2 सेल। तो टोटल सेल कितनी बनी सर, टोटल बनी है 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो क्रोमोसोम का नंबर देखिए, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर दोनों सेल में 15 था, मियोसिस 2 खत्म होने के बाद चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर भी 15 है। इसका मतलब जितना क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 1 में होता है उतना ही क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 2 में होता है। तो मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाते हुए आपका क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो सेम होता है। मियोसिस 2 आपका हैप्लॉइड सेल्स में होता है, ठीक, हैप्लॉइड सेल्स में होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आपकी बनती हैं और डीएनए का अमाउंट 2C से कितना हो गया, 1C 1C, 2C से कितना हो गया, 1C 1C। तो ये हमें आपको आउटलाइन दी गई। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का अमाउंट सेम होता है, इसलिए आप मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। आप इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको आप बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाते हुए क्रोमोसोम के नंबर सेम रहता है। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 डिप्लॉयड सेल में होता है, मियोसिस 2 हैप्लॉयड सेल में होता है। मियोसिस 1 से 2 सेल बनती है, मियोसिस 2 से 4 सेल बनती है। अब इसी चीज को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं पूरे मियोसिस में कितनी बार सेल डिवीजन हुआ, पूरे मियोसिस में कितनी बार सेल डिवीजन हुआ, 2 बार सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 बार सेल डिवीजन हुआ। कितनी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक बार यहां कैरियोकाइनेसिस हुआ। भाई जब यहां से मियोसिस 1 हुआ तो यहां क्या हुआ होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 में भी क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है और मियोसिस 2 में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो कैरियोकाइनेसिस 2 बार हुआ, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस 2 बार हुआ, साइटोकाइनेसिस 2 बार हुआ, सेल डिवीजन 2 बार हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ, वो कहां होता है, इंटरफेस में होता है। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन 2 बार हुआ, कहां कहां हुआ, एक बार इंटरफेस में हुआ और एक बार इंटरकाइनेसिस में हुआ। तो आप देख लीजिए 2 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ,
कब? मियोसिस 1 के टाइम कैरियोकाइनेसिस होगा और मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 2 के टाइम कैरियोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? 2 बार, मियोसिस 1 के टाइम और मियोसिस 2 के टाइम। अब मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने माइटोसिस पढ़ा था, ठीक? तो माइटोसिस से पहले भी तो प्रॉपर्टी को डबल किया गया था, इंटरफेस किया गया था। ठीक उसी प्रकार से मियोसिस से पहले भी प्रॉपर्टी को डबल किया जाता है। तो कोई भी सेल मियोसिस करने से पहले इंटरफेस करेगी। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस होगा? इंटरफेस, उसके बाद मियोसिस 1, उसके बाद एक गैप आएगा इंटरकाइनेसिस और उसके बाद आएगा मियोसिस 2। तो बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास है पेरेंट सेल जो क्या करने आई है? मियोसिस। मैंने इससे पूछा कि आपके पास क्रोमोसोम कितने हैं? इसने कहा मेरे पास 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, मैंने कहा टोटल डीएनए अमाउंट डिप्लॉयड सेल में कितना है? आप कंसीडर करते हैं 2C। अब आप मुझे बताइए हर क्रोमोसोम में आपको कितनी क्रोमेटिड दिख रही है? सर हर क्रोमोसोम में मुझे एक क्रोमेटिड दिख रही है क्योंकि आपने व्हाइट कलर की एक ही लाइन बनाई है। तो 4 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। ठीक, अब ये सेल जीवन में गई, कोई चेंज नहीं आया। अब एस फेस में आपको मालूम है कि डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेट कर गया, तो जब इस क्रोमोसोम पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा तो आप देखिए क्रोमोसोम तो ये भी एक ही है बट इसमें कितनी क्रोमेटिड हो गई? 2। तो जो एक्स्ट्रा डीएनए अमाउंट सिंथेसिस हुआ वो उस क्रोमोसोम में एक और क्रोमेटिड का रूप ले लेगा। तो क्रोमोसोम का नंबर देखिए 1 2 3 4, क्रोमोसोम का नंबर 4 है बट हर एक क्रोमोसोम में 2, हर एक क्रोमोसोम में 2, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए का अमाउंट 4C हो गया। यहां पर कोई चेंज नहीं है, क्रोमोसोम और डीएनए में आपका सेम है। इसका मतलब ये वाली सेल अब मियोसिस 1 में एंटर करेगी और मियोसिस 1 में जब ये एंटर करेगी तो मियोसिस 1 कहां से स्टार्ट होता है? मियोसिस 1 स्टार्ट होता है आपका प्रोफेस 1 से। बच्चों प्रोफेस 1 काफी लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है। माइटोसिस का प्रोफेस आपने पढ़ा था तो उसके अंदर ये 5 स्टेजेस नहीं थी। माइटोसिस का प्रोफेस इन 5 स्टेजेस में डिवाइड नहीं होता बट मियोसिस का प्रोफेस 5 फेज में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। क्रोमोसोम किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे। तो 5 स्टेजेस में डिवाइड हो गया, इसलिए प्रोफेस 1 आपका कॉम्प्लेक्स होता है बट माइटोसिस का प्रोफेस आपका डिवाइड नहीं था। तो बच्चों प्रोफेस 1 की शुरुआत हम सबसे पहले पढ़ेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 की शुरुआत होगी प्रोफेस 1 और प्रोफेस 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन। तो आइए जरा लेप्टोटीन देखते हैं। बच्चों अब प्रोफेस 1 में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ था। याद करिए हमने जब माइटोसिस का प्रोफेस पढ़ा था तो वहां पर भी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर भी इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो कि आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे। अब आप देखिए आपको हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रही हैं। ये देखिए व्हाइट व्हाइट आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, रेड रेड 2 लाइनें दिख रही हैं। तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रही हैं बट ये क्रोमेटिड एक दूसरे से बहुत चिपकी हुई हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। क्रोमेटिड एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियोलस और डीएनए का अमाउंट कितना है? 4C और क्रोमोसोम का नंबर है 4। यहां भी देख लीजिए जहां आप लेके चले थे यहां से G2 से आप प्रोफेस 1 में गए, डीएनए का अमाउंट 4C, क्रोमोसोम का नंबर 4। प्रोफेस 1 की शुरुआत हुई लेप्टोटीन से, लेप्टोटीन में डीएनए का अमाउंट 4C और क्रोमोसोम का नंबर 4 बट हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। लेप्टोटीन के बाद आया जाइगोटीन। अब आप देखिए जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में क्या होता है? मैंने क्रोमोसोम देखिए कैसे दिखाए हैं, व्हाइट रेड व्हाइट रेड। क्यों दिखाए हैं समझिएगा बच्चों। अब व्हाइट और रेड ने मिलकर एक पेयर बना लिया, व्हाइट और रेड ने मिलकर पेयर बना लिया। यहां पेयर नहीं बने थे, चारों अलग अलग थे, लेकिन जाइगोटीन में कपल बन गए। ठीक है, यहां लड़का लड़की थे। ठीक है, यहां पर लड़का लड़की थे और यहां आपके कपल बन गए हैं। तो ये एक कपल, ये एक कपल,
एक कपल में एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, शादी के बाद बने हैं ये कपल बेटा, है ना, शादी के बाद बने हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है व्हाइट और रेड, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इनको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक क्रोमोसोम मम्मी का है मैटरनल और एक क्रोमोसोम पापा का है पैटर्नल। बच्चों हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक, जिसमें टोटल पेयर कितने हो गए, 23 पेयर हो गए। तो अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है तो मेरे पास कपल कितने हैं, 23 कपल हैं। तो हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है, जिसमें एक मम्मी का है और एक पापा का है। तो मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम हर एक सेल में कैसे आए, मेरे पापा का स्पर्म और मम्मी का एग, पापा के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, मम्मी के एग में 23 क्रोमोसोम। ये जब फ्यूज किए, फर्टिलाइज किए, तो मेरा निर्माण हुआ और मेरी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम पहुंच गए, जिसमें से 23 क्रोमोसोम पापा के थ्रू आए स्पर्म के थ्रू और 23 क्रोमोसोम मम्मी के थ्रू आए एग के थ्रू। तो बच्चों ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, पहले ये आपको रैंडम दिख रहे थे, लेकिन अब यहां क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है। तो हर पेयर के अंदर आपके क्रोमोसोम एक मम्मी का है एक पापा का है, मम्मी वाले को बोलते हैं मैटरनल, पापा वाले को बोलते हैं पैटर्नल। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, ऐसे 23 पेयर होंगे। बट हम 23 पेयर की बात नहीं कर रहे, मैं आपको जो से समझा रहा हूं, मैं 4 क्रोमोसोम लेके समझा रहा हूं, है ना, 4 क्रोमोसोम एज्यूम करके समझा रहा हूं। किताब में भी 4 क्रोमोसोम लेके समझाया है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो आपका डीएनए का अमाउंट कितना है, 4C। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो एक पेयर के 2 क्रोमोसोम होते हैं, इनका शेप और साइज सेम रहता है, ठीक, और इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम को और बेहतर तरीके से जेनेटिक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, पोजीशन ऑफ एलील के बेसिस पर, जीन के बेसिस पे। तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अभी बस ये याद रखना कि हमारे अंदर हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है और इन दोनों क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें एक मम्मी का एक पापा का, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। और पेयरिंग करने में, पेयरिंग करने के अंदर, पेयरिंग करने में कुछ प्रोटीन आपके हेल्प करते हैं, जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहे होंगे, जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में बेसिकली आपके प्रोटीन है, जो मम्मी और पापा के क्रोमोसोम को साथ में रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ एससी। और एससी का मतलब है आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एससी का मतलब है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो इसको बोलते हैं 1 बाइवेलेंट। एक बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट, तो टोटल बाइवेलेंट कितने हो गए, 2 हो गए। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 4। भाई सिंपल सी चीज है, 50 हस्बैंड है 50 वाइफ है, तो कितने कपल बनेंगे, टोटल लोग 100 हो गए, तो कपल कितने बनेंगे, 50 बनेंगे, है ना। 2 लड़के यहां बैठे हैं, 2 लड़कियां यहां बैठी हैं, टोटल लोग कितने हो गए, 4। कपल कितने बनेंगे शादी के बाद, 2 बनेंगे। तो अगर टोटल क्रोमोसोम 4 है तो कपल कितने बनेंगे, 2। तो बाइवेलेंट कितने हैं, 2। एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं, 2। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम में टोटल क्रोमैटिड कितनी है, 4। एक बाइवेलेंट, देखिए इसको बोलते हैं एक बाइवेलेंट, बाई मतलब 2, तो एक बाइवेलेंट, बाई मतलब 2, तो बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, टोटल क्रोमैटिड कितनी हो गई, 4। 4 क्रोमैटिड का मतलब एक टेट्राड, 4 क्रोमैटिड का मतलब एक टेट्राड। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड मतलब एक टेट्राड। तो इसका मतलब एक बाइवेलेंट इज इक्वल टू एक टेट्राड। जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने ही टेट्राड होते हैं, ठीक। ऑल 4 क्रोमैटिड ऑफ 1 बाइवेलेंट, बच्चों एक बाइवेलेंट की चारों क्रोमैटिड एक दूसरे के बहुत क्लोज है, वो क्लियरली विजिबल नहीं है। देख लीजिए, हर एक टेट्राड एक बाइवेलेंट। एक टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि एक टेट्राड के अंदर 4 क्रोमैटिड है,
और 4 क्रोमेटिड मतलब 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम मतलब एक बाइवेलेंट। तो जितने बाइवेलेंट उतने टेट्राड। तो एक टेट्राड में जो 4 क्रोमेटिड है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, वो एक दूसरे से क्लियरली सेपरेटेड नहीं है, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। इसलिए जो टेट्राड वर्ड है वो हम बेटर यूज करते हैं पैकेटीन स्टेज में। तो जाइगोटीन के बाद जो पैकेटीन स्टेज आएगी वहां पर ये चारों क्रोमेटिड, एक बाइवेलेंट की चारों क्रोमेटिड थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है, थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। ये देखिए सेपरेट हो गई है, थोड़ी खुल गई है। तो यहां पर भी एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड है, यहां भी एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड है। बट टेट्राड वर्ड बेटर पैकेटीन में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्रोमेटिड चारों की चारों आपको क्लियरली दिखेंगी। यहां पर एक बाइवेलेंट की चारों क्रोमेटिड आपको क्लियर नहीं दिखती। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, क्रोमोसोम का नंबर दिख गया, डीएनए का अमाउंट दिख गया। इसके बाद है आपका पैकेटीन। बच्चों पैकेटीन के अंदर क्या हुआ, ऑल 4 क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल। तो आप यहां पर टेट्राड वर्ड बेटर यूज करना कहां पसंद करेंगे, आप बेटर यूज करना पसंद करेंगे पैकेटीन के अंदर। अब देखिए मैंने इन 2 क्रोमोसोम को यहां बनाया, एक बनाया व्हाइट कलर से, एक बनाया रेड कलर से। एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो इस क्रोमोसोम में ऊपर वाली क्रोमेटिड और नीचे वाली क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड सिस्टर। इस रेड वाले में ऊपर वाला रेड और नीचे वाला रेड, एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड सिस्टर। तो ये कितने क्रोमोसोम है, 2, 2 क्रोमोसोम मतलब एक बाइवेलेंट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये व्हाइट वाली क्रोमेटिड और ये रेड वाली क्रोमेटिड, अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड कहलाती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड कहलाती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, एससी का मतलब क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, एनएससी का मतलब है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब इस वाले की व्हाइट और इस वाले की रेड, अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड कहलाती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। अब आप देखिए यहां व्हाइट था, लेकिन यहां व्हाइट की जगह क्या आ गया, रेड। यहां रेड था, रेड की जगह क्या आ गया, व्हाइट। इसका मतलब इसका डीएनए यहां आ गया और इसका डीएनए यहां आ गया। मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए अदली बदली कर गया, इसी जगह पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज कर गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डीएनए अदली बदली कर गया। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये वाली जो जगह देखिए, अब इसको यहां पर दिखाया गया है, ये देखिए व्हाइट में रेड आ गई, व्हाइट में क्या आ गई, रेड आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं, और रेड में व्हाइट आ गई और रेड में व्हाइट आ गई। तो जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जिस जगह पर पूरी की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व थी, जिस जगह पर ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम इन्वॉल्व था, उस जगह को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर अदला बदली होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के डीएनए की बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम कैसा है, एचसी। एचसी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के डीएनए की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां जो स्ट्रक्चर बनता है उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से बच्चों के अंदर वेरिएशन आती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डीएनए का अमाउंट कितना है, 4C है। अब इसके बाद है डिप्लोटीन। बच्चों अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना था। तो मैंने आपको बताया था कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोनों क्रोमोसोम को साथ में रखता है। भाई क्यों रखता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोनों क्रोमोसोम मैटरनल और पैटर्नल को, मतलब होमोलोगस पेयर को साथ में रखता है। क्यों, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर करवा सको। आप अदला बदली तभी तो करवा पाओगे, एक्सचेंज तभी तो करवा पाओगे जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे के पास होंगे। अच्छा, इसलिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना। हां, तो अब आपका क्रॉसिंग ओवर तो हो गया,
तो जब आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की नीड नहीं है, तो अब डिसोल्यूशन मतलब डीजनरेशन किसका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डीजनरेट होना स्टार्ट होगा, गायब होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो एचसी मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। देखिए व्हाइट में रेड है, रेड में व्हाइट है, ठीक है, यहां पर आप देखिए व्हाइट में रेड है और रेड में व्हाइट है, क्यों, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। तो अब आप देखिए हल्का हल्का सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट एक्सेप्ट एट द रीजन, लेकिन कुछ रीजन पर अभी भी सेपरेट नहीं हुए। तो हम बिछड़ रहे थे, ये देखिए हम बिछड़ रहे थे, बिछड़ रहे थे, बिछड़ रहे थे, बिछड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में ये उंगलियां मुड़ गई। तो कुछ जगह पर अभी भी हम एक दूसरे को टच मी करते हैं, ठीक है। तो याद तो आती है, पर क्या करें, यादों के सारे जिया नहीं जाता, बट जीना तो पड़ता है, ठीक है। तो कुछ जगह पर क्रोमोसोम अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी अटैच हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्यासमेटा। तो जब क्रॉसिंग ओवर के बाद सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होते हैं, बट किसी एक पॉइंट पर अभी भी ये एक दूसरे को टच करते हैं और इस जगह पर ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्यासमेटा, ठीक। डिप्लोटीन स्टेज कई बार ये oocytes क्या है, सेल का नाम है, किसके अंदर, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं oocyte, उस सेल के अंदर डिप्लोटीन स्टेज जो है कई महीनों तक या साल तक एक्सटेंड हो जाती है। ये डिप्लोटीन स्टेज कई महीनों तक और कई साल तक चलती रहती है, सस्पेंड हो जाती है oocyte सेल के अंदर, ठीक है। इसलिए डिप्लोटीन एक आपका लॉन्गेस्ट स्टेज मानी जाती है, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटीन स्टेज। जब डिप्लोटीन स्टेज oocyte सेल्स में काफी मंथ और ईयर तक एक्सटेंड हो जाए तो ऐसे डिप्लोटीन स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटीन। डीएनए का अमाउंट अभी भी कितना है, 4C है बच्चों। उसके बाद है डाइकाइनेसिस। अब आप देखिए क्यासमेटा स्लिप हो गया, क्यासमेटा गायब हो गया, आपने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, अब आपका हाथ छूट गया, मतलब क्यासमेटा गायब। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यासमेटा, क्यासमेटा गायब हो गया और सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर आ गए, ठीक, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। और डाइकाइनेसिस का मतलब होता है लेट प्रोफेस, मतलब यहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर हो गई, और ये लेट प्रोफेस है, मतलब प्रोफेस 1 की फाइनल स्टेज है, ठीक है। और यहां आपका बन गया है ये स्पिंडल फाइबर और डीएनए का अमाउंट है आपका 4C। अब आप देखिए जीवन में जितना क्रोमोसोम था उतना ही डाइकाइनेसिस के बाद भी था। जीवन में डीएनए 2C था, पेरेंट सेल में डीएनए 2C था, जीवन में 2C था, एस में 4C रहा, और अभी तक आपका डाइकाइनेसिस मतलब प्रोफेज खत्म हुआ है, डीएनए का अमाउंट 4C है। अब इसके बाद आपका आएगा मेटाफेज 1, इसके बाद आपका आएगा मेटाफेज 1। तो अब वो जो दो क्रोमोसोम थे जो आपको यहां पर दिखे, ये देखिए, ये एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, दो, ये एक बाइवेलेंट, ये एक बाइवेलेंट। तो ये जो बाइवेलेंट है आपके, ये जो आपके बाइवेलेंट है, ये कहां पर आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट में आ गए, ये आपके इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर आ गए। तो अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेट की बात करूं तो पहली प्लेट तो आपकी ये रही और दूसरी प्लेट आपकी ये रही। तो आपकी कितनी प्लेट दिख रही हैं, आपको यहां दो इक्वेटोरियल प्लेट दिख रही हैं, एक प्लेट में ये दो लड़के, एक प्लेट में ये दो लड़कियां, ठीक। तो बाइवेलेंट आपके, तो हर एक क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, हर एक क्रोमोसोम को बोलते हैं यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। तो एक बाइवेलेंट में कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम हैं, एक बाइवेलेंट में आपके कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम हैं। अब आप देखिए, आपने माइटोसिस का मेटाफेज देखा था, वहां एक प्लेट थी, लेकिन मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में दो प्लेट है। अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है, क्वेश्चन है, अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज 1 के एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 15 होंगे। क्यों, जब चार क्रोमोसोम लेके चले, जब चार क्रोमोसोम लेके चले तो एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम हैं, दो हैं। अगर 30 क्रोमोसोम लेके चलोगे तो एक प्लेट में कितने होंगे, 15। जब चार क्रोमोसोम लेके चले तो दोनों प्लेट में मिलाकर मेटाफेज 1 में कितने हैं, चार हैं। एक प्लेट में कितने हैं, दो हैं।
दोनों प्लेट में कितने हैं? 4 हैं। तो अगर 2 प्लेट पूछा तो आप बोलेंगे 30। एक प्लेट में कितने क्रोमैटिड हैं? जब आप 4 क्रोमोसोम लेके चले तो एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड। अगर आप 30 क्रोमोसोम लेके चलते हो तो एक प्लेट में कितने क्रोमैटिड होंगे? तो मेटाफेस 1 के एक प्लेट में 15 क्रोमोसोम, तो फिर एक प्लेट में क्रोमैटिड कितने हुए? 15 इंटू 2 30। अगर पेरेंट में 60 क्रोमोसोम होते तो मेटाफेस 1 के एक प्लेट में कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम होंगे? सिंगल क्रोमोसोम को यूनिवेलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक बाइवेलेंट में 2 यूनिवेलेंट, एक बाइवेलेंट में 2 यूनिवेलेंट। तो अगर आप 60 क्रोमोसोम लेके चले, अगर मैं आपसे कहूं आप कितने क्रोमोसोम लेके चले थे? 4। तो जब 4 क्रोमोसोम लेके चले तो एक प्लेट में कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम? एक प्लेट में एक ये है और एक ये है, तो एक प्लेट में 2। अगर आप 60 लेके चलेंगे तो एक प्लेट में कितने होंगे? 30 होंगे। आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। डीएनए का बाउंड 4C है। अब एनाफेस 1 में क्या होगा? एनाफेस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अच्छी तरीके से सेपरेट हो गए। ये देखिए, ये देखिए सेपरेट हो गए। डीएनए का अमाउंट 4C है, सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया, सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट नहीं किया है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इट मींस बोथ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे गई, हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे गई, हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर गई। डीएनए का अमाउंट है 4C। अब आपका टीलोफेस 1 बना, तो एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम गए और एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम गए। ये देखिए, एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम, एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम। जब 4 रोटी थी तो न्यूट्रिशन थे 4C। अब हर एक सेल में 2 रोटी हो गई तो न्यूट्रिशन हो गया 2C। न्यूट्रिशन हो गया 2C। तो टीलोफेस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 2 क्रोमोसोम हैं। तो यहां मियोसिस 1 खत्म हुआ। इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। अभी तक आप 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे थे हर जगह, लेकिन टीलोफेस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 2 आए। 4 रोटी का मतलब था 4C न्यूट्रिएंट, तो बच्चों 2 रोटी का मतलब क्या होगा? 2C और 2C। यहां कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, 2 सेल्स आपकी फॉर्म्ड हो गई, क्रोमोसोम का नंबर आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ चुकी है, न्यूक्लियस आपका वापस आ चुका है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए जरा यहां पर, इसी चीज को मैंने टेबल में बताया है। 4 क्रोमोसोम लेके चले, लास्ट में हो गए 2। डीएनए का अमाउंट 2C था, 4C 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 रहा, फिर आपका रहा 2C हो गया। ठीक है, तो यहां हमारा आपका मियोसिस 1 आपका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका मियोसिस 2। 1 मिनट रुक जाइएगा। आइए बच्चों, बच्चों मियोसिस 1 यहां पर खत्म हुआ और आपने देखा कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, इसलिए आपने रिडक्शनल डिवीजन बोला। बच्चों अब ये जो 2 सेल आपकी बनेंगी, ये जो 2 सेल आपकी बनी है, इन दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम डीकंडेंस नहीं होता। जैसे आपने माइटोसिस में देखा था, तो माइटोसिस के टीलोफेस में क्रोमोसोम पूरी तरीके से डीकंडेंस हो गया था। यहां पर क्रोमोसोम पूरी तरीके से डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस। क्या मतलब है इसका? क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्शन, क्रोमोसोम थोड़ा बहुत डीकंडेंस होता है, बट वैसा डीकंडेंस नहीं होता जैसा कि आपको इंटरफेस में दिखता है। क्रोमोसोम थोड़ा बहुत डीकंडेंस होगा टीलोफेस 1 में, बट वैसा नहीं होगा जैसा कि आपको इंटरफेस में दिखता है। क्यों? क्योंकि इन 2 सेल को टीलोफेस 1 करने के बाद, मियोसिस 1 खत्म होने के बाद, इन दोनों सेल को इंटरफेस में नहीं जाना, इन दोनों सेल को मियोसिस 2 में जाना है। लेकिन माइटोसिस के टीलोफेस में क्रोमोसोम पूरी तरीके से डीकंडेंस हो गया था, क्योंकि माइटोसिस के टीलोफेस से जो 2 सेल्स बनी थी, उन दोनों सेल्स को इंटरफेस में जाना था।
यहां पर क्रोमोसोम पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होता, विजिबिलिटी काफी बेटर रहती है, क्योंकि इन दोनों सेल्स को इंटरफेस में नहीं जाना, इन दोनों सेल्स को जाना है मियोसिस 2 में। तो अब आप देखिए ये दोनों की दोनों सेल मियोसिस 2 में पहुंच गई। मियोसिस 2 किसके सिमिलर होता है? माइटोसिस के सिमिलर होता है, क्योंकि यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई थी, यहां भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब मियोसिस 2 कहां से स्टार्ट होगा? प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये दोनों सेल, जब ये दोनों सेल जो टीलोफेज 1 में बनी है, ये दोनों सेल जब प्रोफेज सेकंड में एंटर करेंगी तो इनका न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 2 है, डीएनए का अमाउंट 2C है, डीएनए का अमाउंट 2C है। अब इस वाली सेल के दोनों क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम कहां आ गए? इक्वेटर पे आ गए। ये देखिए एक प्लेट और ये आपकी एक प्लेट। तो आप बताइए कितनी प्लेट बनी? ये दोनों क्रोमोसोम एक प्लेट में है, ये दोनों क्रोमोसोम एक प्लेट में है, तो इक्वेटोरियल प्लेट कितनी है? एक है। बच्चों मेटाफेज 2 में एक प्लेट बनी, मेटाफेज 1 मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 में 2 प्लेट बनी थी, और माइटोसिस के मेटाफेज को याद करिए एक प्लेट बनी थी। तो डीएनए का अमाउंट सेम है 2C 2C, क्रोमोसोम का नंबर सेम है, और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड हैं। यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई। तो जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई तो अब आप देखिए व्हाइट व्हाइट ऊपर चला गया, व्हाइट रेड नीचे आ गया, व्हाइट व्हाइट ऊपर, व्हाइट रेड नीचे, रेड व्हाइट ऊपर, रेड रेड नीचे, रेड व्हाइट ऊपर, रेड रेड नीचे। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हो गए? शॉर्ट हो गए। ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हो गए? शॉर्ट। अरे उसको खींचा इस तरीके से। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हो गए हैं? आपके शॉर्ट हो गए हैं। तो ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल आपके कैसे हो गए हैं? शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड है? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। ठीक है, बोथ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, हर एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गई और अपोजिट पोल पर चली गई है, और हर एक क्रोमोसोम के अंदर अभी एक क्रोमेटिड है। बच्चों 2 कंप्लीट रोटी खाओ तो न्यूट्रिशन मिले 2C, 4 हाफ रोटी खाओ तब भी तो न्यूट्रिशन 2C मिलेगा। मैंने 2 रोटी खाई और मेरे भाई ने 4 हाफ रोटी खाई, तो भाई न्यूट्रिएंट तो उतना ही गया ना हम दोनों के अंदर। तो 2 कंप्लीट रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 2C, 4 हाफ रोटी की वैल्यू 2C। ठीक, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। यहां क्रोमोसोम 2 है, यहां क्रोमोसोम 4 हो गए, यहां क्रोमोसोम 2, यहां क्रोमोसोम 4 हो गए। अब टीलोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड, इससे 2 सेल बनेंगी, इससे 2 सेल बनेगी। एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम व्हाइट व्हाइट, एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम व्हाइट रेड व्हाइट रेड, एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम रेड व्हाइट, एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम रेड रेड। तो अब आप देख 4 हाफ रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 2C, 2 हाफ रोटी की 1C, 4 हाफ रोटी की 2C, 2 हाफ रोटी की 1C, 4 हाफ रोटी की 2C, 2 हाफ रोटी की 1C। देख जब तू 4 कंप्लीट रोटी खाता था, 4 कंप्लीट रोटी खाता था, देख कितनी रोटियां हैं? 4 रोटी पूरी कंप्लीट है, पूरी गोल है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी थी? 4C थी। जब तूने 2 रोटी खाई, कंप्लीट खाई, तो 4 रोटी से मुझे न्यूट्रिएंट मिले 4C, तो 2 रोटी से कितने मिलेंगे? 2C मिलेंगे। ठीक, तो अब देख 2 रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 2C, 4 हाफ रोटी खाओ या 2 कंप्लीट रोटी खाओ, न्यूट्रिशन वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन 4 हाफ रोटी और 2 हाफ रोटी बराबर नहीं होती। 4 हाफ रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू 2C, तो 2 हाफ रोटी की 1C। तो हर एक के अंदर डीएनए का अमाउंट 1C है, हर एक के अंदर क्रोमोसोम 2 है। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद भी, मियोसिस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे, बट एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थी। मियोसिस 2 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, बट एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं, और ये चारों हैप्लॉइड सेल्स एक दूसरे से डिसिमिलर हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होके बनी है, और पेरेंट से भी डिसिमिलर है। ये चारों हैप्लॉइड सेल्स पेरेंट से भी डिसिमिलर है और आपस में भी आपका डिसिमिलर है। अब आप देखिए मैंने टेबल में कितने अच्छे से आपको सिंक्रोनाइज करके दिया है।
आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लेके चले थे? 4। G1 में कितने रहे? 4। S में 4, G2 में 4, प्रोफेज 1 में 4, मेटाफेज 1 में 4, एनाफेज 1 में 4। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में कितने थे? 2। चेक कर लेना। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे? 2। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम का नंबर 2, मेटाफेज 2 में 2, एनाफेज 2 में देख लीजिए कितने हुए थे? अभी 4 हुए थे। ये देखिए एनाफेज में कितने हुए थे? 4 हुए थे। ठीक है, और उसके बाद टीरोफेज में कितने हुए? हर एक सेल में कितने हुए? हर एक सेल में आपके 2 हुए। डीएनए का अमाउंट कितना लेके चले? 2C। G1 में 2C, S में 4C, G2 में 4C, प्रोफेज 1 में 4C, 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 और मियोसिस 1 के बाद कितना बचा था? 2C, क्योंकि 4 रोटी की जगह हर एक सेल में 2 कंप्लीट रोटी गई थी। डीएनए अमाउंट 2C और यहां पर 1C, क्योंकि हर एक सेल में 2 हाफ रोटी गई है। तो बच्चों आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और लास्ट में है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की वजह से वेरिएशन आती है। वेरिएशन होगा तो आपका इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और मियोसिस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर को सेम रख रहा है। किस तरीके से सेम रख रहा है बच्चों? मियोसिस की वजह से स्पर्म और एग में 23 क्रोमोसोम आए, और फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम गए। तो पेरेंट में 46 रहे और बच्चे में 46 रहे। ये तभी तो हुआ जब मियोसिस ने क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किया। नहीं तो अगर मियोसिस हाफ नहीं करता तो फिर बच्चे में 46 प्लस 46 जाते, तो फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व नहीं रहता। तो मियोसिस ने एक तरीके से कहे इनडायरेक्टली क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करके तभी तो 23 प्लस 23 मिलके 46 बनेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व रखता है। हालांकि यह स्टेटमेंट गलत लगता है, तभी एनसीईआरटी ने लिखा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब वो स्टेटमेंट जो सही हो पर आपको गलत लगे। क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूं मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखता है तो आप कहोगे नहीं सर, मियोसिस तो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ रखता है। लेकिन आप समझिए मैंने किस वे में बोला। यह स्टेटमेंट सुनने में गलत लगता है बट यह आपका सही है। उसी तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप देख लीजिएगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपका माइटोसिस होता है ना। कहीं पर इंजरी होती है, कहीं पर रिपेयर करना होता है, आपका माइटोसिस होता है। ठीक है, और ठीक है फिर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं लेक्चर को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।